वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से आपका दोस्त आपको आज एस्ट्रो फाइनेंशियल मार्केट की एक सबसे बड़ी इवेंट के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुआ। ये इवेंट 6 प्लेनेट का पीसीज यानी मीन राशि के अंदर गोचर होने जा रहा है। ये गोचर होगा 29 तारीख, 29 मार्च। आज 22 मार्च है। आज से 7 दिन बाद और उसी दिन सूर्य ग्रहण भी है। और उसी दिन शनि, जो अभी अपनी खुद की कुंभ राशि में चल रहे हैं, वो मीन राशि के अंदर एंटर करेंगे। शनि का मीन राशि में प्रवेश, सूर्य ग्रहण का होना और 6 प्लेनेट को मीन राशि में होना। मीन राशि हमारे काल पुरुष कुंडली की 12वीं राशि, 12वीं राशि यानी 12th हाउस। मुक्ति मोक्ष का भाव होता है। मोक्ष भाव में 6 प्लेनेट का उपस्थित होना, और वो भी राहु केतु की एक्सिस के अंदर। ऐसा विलक्षण संयोग कई सैकड़ों हजारों साल में एक बार होता है। ये इतना विलक्षण इसलिए हो रहा है कि इस समय दो प्लेनेट जो इस एक्सिस के बाहर है, एक तो गुरु और दूसरा मंगल। और गुरु और मंगल इस एक्सिस के बाहर होने के बाद भी गुरु चूंकि मीन राशि का मालिक है, और यहाँ पे शुक्र के साथ वो अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है। दूसरा, मंगल और गुरु दोनों छठी कन्या राशि के अंदर केतु को देख रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ केतु को बचे हुए 8 प्लेनेट एक साथ देख रहे हैं। किसी एक प्लेनेट को 8 प्लेनेट अपनी एनर्जी दे रहे हैं। कंजंक्शन जिन लोगों को नहीं पता है, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि एक ही राशि, एक ही भाव में जब एक से अधिक प्लेनेट एक साथ उपस्थित होते हैं, उसको कंजंक्शन कहा जाता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक कमरे के अंदर दो प्लेनेट को एक साथ बैठा दो तो वो दोनों कंजंक्ट कर रहे हैं। कंजंक्ट एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन करेंगे। अगर उसी कमरे में 6 प्लेनेट एक साथ बैठा दोगे तो वो 6 मिलके एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे? बहुत ही विचित्र स्थिति है। और इस विचित्र स्थिति के कारण पूरे विश्व के एस्ट्रोलॉजी, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, और जो भी फाइनेंशियल मार्केट के एस्ट्रोलॉजी को जानने समझने वाले हैं, उनके अंदर रोज एक नया वीडियो, रोज एक नई नॉलेज आ रही है। और चारों तरफ भय का वातावरण बना हुआ है, जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। और उसके जो हो रहा है, उसके कारण शेयर बाजार के ऊपर बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं। होगा क्या इस ट्रांजिट के अंदर, इसको अपन आज इस वीडियो के अंदर बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। स्पेशली भारतवर्ष के साथ क्या होने वाला है। हम भारत में रह रहे हैं। भारत हमारा मातृभूमि है। और भारत के ऊपर इस ट्रांजिट का इतना गहरा प्रभाव पड़ेगा, उसको अभी अपन नेक्स्ट कुछ मिनटों में देखेंगे। जिन लोगों ने मेरा ये चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है, उनसे मेरी पुनः विनती है कि वो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि मुझे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए इंसेंटिव मिलता रहे। आइए, वेलकम टू द चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह। इसमें हम आपको एस्ट्रोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल्स के बारे में बताते हैं, पढ़ाते हैं, और लोगों की नॉलेज इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नॉलेज ही वेल्थ है। क्योंकि जुपिटर नॉलेज का कारक है, और जुपिटर ही एस्ट्रोलॉजी के अंदर वेल्थ का सबसे बड़ा कारक माना जाता है। वेलकम टू द comprehensive analysis of the astrological transit affecting India's birth chart.
इंडिया का बर्थ क्या हुआ? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने के अंदर आजाद हुआ, और पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले 14 अगस्त को आजाद हुआ। ऐसा क्यों हुआ, इसको भी अपन देखते हैं। पीसीस जो कि 12th राशि है, जो भारत की जन्म कुंडली का 11th हाउस है। 11th हाउस को हाउस ऑफ गेन, प्रॉफिट माना जाता है, और इसमें ये सारे मूवमेंट हो रहे हैं। तो इस सारे मूवमेंट और इस 6 प्लैनेट के घटने से क्या भारत की जियोपॉलिटिकल पोजीशंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल हेरिटेज और शेयर बाजार पे पॉजिटिव या नेगेटिव क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये अभी अपन देखने वाले हैं। इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने सैटर्न का चेंज, क्योंकि सैटर्न 2.5 साल बाद अपनी राशि बदलता है। जुपिटर जो इस मई को अपनी राशि बदलेगा, 15 मई को, और उसके बाद ये एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर अतिचारी स्पीड पे रहेगा, 6 महीने में पूरी मिथुन राशि को पार कर जाएगा। और राहु और केतु 18 मई को अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि इस समय राहु जो मीन राशि में चल रहा है वो कुंभ में आ जाएगा, और केतु जो इस समय कन्या राशि में है, वो सिंह राशि के अंदर पहुंच जाएंगे। इन ट्रांजिट्स के कारण एक यूनिक पैटर्न बन रहा है, और इंडिया के फ्यूचर को मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर अफेक्ट कर रहा है। लेट्स गो टू द इंडियाज कुंडली। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा भारत का नक्शा मैंने लगा रखा है। ये नक्शे के अंदर माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठों का स्थान बताए गए हैं, जो कि यूनाइटेड इंडिया के अंदर थे। इनमें से बहुत सारे शक्तिपीठ बांग्लादेश के अंदर, कुछ पाकिस्तान के अंदर, कुछ अभी थोड़े दिन बाद बलूचिस्तान में भी एक हिंगलाज माता का आपको मिल जाएगा। तिब्बत जो कि इस समय चीन के पास है, वहां भी एक शक्तिपीठ है। तो ये शक्तिपीठ एक धीरे धीरे करके ये शक्तिपीठ जागृत हो रहे हैं। भारत की रेनेसेंस का टाइम चल रहा है। माँ भवानी धीरे धीरे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, और ये सारी चीजें इस एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये भारत के स्वतंत्र भारत की कुंडली है। स्वतंत्र भारत की कुंडली के अंदर बहुत ही यूनिक पोजीशन है। यूनिक पोजीशन इसलिए है कि हमने वृष लग्न में हमने कुंडली को रात के 12 AM पे न्यू दिल्ली, अगस्त 15 1947। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि भारत जो कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी, इस कंट्री का जब बर्थ हुआ तो उस समय भी जन्म कुंडली को देखा गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया पाकिस्तान को कहा या तो 14 तारीख चुन लीजिए या 15 तारीख को अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। पाकिस्तान ने 14 तारीख चूज की। वहीं इंडिया के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि एस्ट्रोलॉजी के बहुत फर्म बिलीवर थे, उन्होंने पंडित सूर्य नारायण व्यास, जो कि उज्जैन के एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, उनको ये जिम्मेदारी दी कि एक अच्छा मुहूर्त निकाला जाए भारत के लिए। उन्होंने रात के 12 बजे का मुहूर्त निकाला, जिसके अंदर वृष लग्न के अंदर, और जो चंद्रमा इस समय कर्क राशि में था, वृष लग्न और कर्क राशि का संयोजन, और मुख्य नक्षत्र जो कि अपने आप में सबसे ऑस्पिशियस नक्षत्र माना जाता है, उसमें भारत का बर्थ कराया गया। तो इस तरीके के कारण भारत का ग्रोथ दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। असेंडेंट लग्न चंद्र राशि से कर्क है, और वैसे वृषभ है। सन साइन चंद्रमा और सूरज दोनों कर्क राशि के अंदर है, और नक्षत्र मुख्य नक्षत्र के अंदर भारत का जन्म हुआ, और रूलिंग प्लेनेट जो है वो भी चंद्रमा है। चंद्रमा का कई जगह आने के कारण भारत क्या है, एक इमोशनल कंट्री है। भारत के अंदर इमोशनल अप डाउन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। आपने भारत का पूरा जो सिस्टम देखोगे, उसको देख के आपको लगेगा यार ये इस कंट्री ने किस तरह अजीब तरीके का ये कंट्री बना है। यहाँ पे हर छोटी सी चीज को इमोशन से जोड़ के
और हमने कई हजारों साल तक देश के अंदर बहुत सारे लोगों को आने दिया, और उनके कारण जो नुकसान हुआ उसके बावजूद भी उनके डिसेंडेंट आज भी हमारे देश में। और इन सब समस्याओं से निपटते हुए आज भारत प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि भारत का बर्थ जिस नक्षत्र में हुआ है वो बहुत ऑस्पिशियस नक्षत्र है। ये जो 12वां भाव दिख रहा है आपको दोस्तों, ये 12वां भाव लाभ का भाव है। इस भाव के अंदर 6 प्लेनेट इकट्ठे हो जाएंगे। ये एक अपने आप में अद्भुत घटना है। जब रावण ने अपने बेटे मेघनाथ का जन्म कराया था, तो वो इतना पावरफुल था कि उसने अपने सारे प्लैनेट्स को ऑर्डर दिया कि यार तुम सबके सब आके इस 11th हाउस में बैठ जाओ। और उससे उसने अपने बेटे के लिए अमरता का एक योग बनाया कि उसके बेटे की मृत्यु कभी नहीं होगी। शनि भगवान महाराज ने अपनी एक टांग 12th हाउस में डाल दी। जो शनि भगवान की अपनी एक टांग जब 12th हाउस में थी, और जब बर्थ हुआ उस समय शनि की 12वें भाव की के अंदर प्रेजेंस होने के कारण उसकी जीवन में एक मृत्यु का योग आ गया। और ये बात जैसे ही रावण को पता लगी, तो उसने शनि भगवान के पैर पे वार किया और उनके पैर में लंगड़ाहट आ गई। इसलिए शनि लंगड़ा के चलते हैं, और उसके बाद उनके उस टूटे हुए पैर के ऊपर ही हम सब लोग आज भी शनि मंदिरों में जाके तेल चढ़ाते हैं, ताकि उनके दर्द से उनको राहत मिल सके। ये 6 प्लेनेट यहाँ पे आ जाएंगे। 6 प्लेनेट के यहाँ आने के बाद में लगन के अंदर यहाँ पे जुपिटर मौजूद है गोचर कुंडली के अंदर। और अभी करंटली मिथुन राशि के अंदर मंगल मौजूद है गोचर कुंडली के अंदर। मंगल यहाँ से एक दो तीन चौथी दृष्टि से छठी कन्या राशि के अंदर केतु को देख रहा है। वृष राशि से 5वीं दृष्टि से गुरु इस केतु को देख रहा है। और यहाँ पे मौजूद 6 प्लेनेट, 6 प्लेनेट है सूरज, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि और राहु। ये 6 प्लेनेट इस केतु को देख रहे हैं। तो इस तरह से इस केतु के ऊपर 6th हाउस ऑफ इंडियन, 5th हाउस ऑफ इंडिया, छठी कन्या राशि के ऊपर बचे हुए 8 प्लेनेट एक साथ इसको देख रहे हैं। केतु के यहाँ होने का क्या मतलब है? केतु केतु धर्म ध्वजा का कारक माना गया है। धर्म ध्वजा क्या होती है? भारत के अंदर रिलीजियस सनातन धर्म का पुनरुत्थान होगा। ये 6 प्लेनेट नहीं, 8 प्लेनेट मिलके एक साथ इस घटना को बता रहे हैं। और दोस्तों, ये जो ट्रांजिट्स होते हैं ये इतने बड़े पावरफुल ट्रांजिट होते हैं कि ये एक्चुअल ट्रांजिट होने से पहले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले से अपना असर दिखाने लगते हैं। इसी का एग्जाम्पल है कि भारत में सनातन धर्म का पुनरुत्थान हो रहा है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल हमने महाकुंभ के अंदर 66 करोड़ लोगों का संगम में स्नान करते हुए देखना, जो कि अपने आप में एक विश्व में अनूठी घटना है। तो ये सब इसी ट्रांजिट के कारण हो रहा है। दूसरी दूसरा घटनाक्रम हम ये देख सकते हैं कि पहले एक बार मैं आपको भारत की कुंडली और बताता हूँ, और 11th हाउस की महिमा का आपको अंदाजा लगाने की बात करता हूँ। तो भारत के अंदर जैसे ही हमने ये पाया कि हमने सूर्य नारायण व्यास जी के कहने पे हमने 15 अगस्त को रात को 12 बजे भारत का की आजादी ली, और उसके कारण भारत के अंदर ग्रोथ हो रही है। भारत के अंदर क्या हो गया? असेंडेंट जो था भारत का, वो कैंसर राशि में चला गया। तो अपने 3rd हाउस के अंदर लग्न को 3rd हाउस में जाने का मतलब है कि 3rd हाउस क्या होता है? आपके एफर्ट्स का होता है। इसलिए भारत हमेशा धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन प्रोग्रेसिव पाथ के ऊपर आगे बढ़ता जा रहा है। तो भारत क्या एक इमोशनल कंट्री है, धीरे धीरे नर्चर कर रहा है, और ट्रेडिशनल नेचर है, और स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज का कारक है। मून बीइंग है 3rd हाउस लॉर्ड, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिनेरियो में भी इमोशंस का बहुत रोल है।
राहु कहाँ है? टॉरस के अंदर है। और केतु कहाँ है? स्कॉर्पियो में, एक और सेवंथ में है। तो फर्स्ट एंड सेवंथ हाउस के अंदर शेडो प्लेनेट है। इसके कारण हम हमेशा, भारत की एम्बिशंस हमेशा इनोवेटिव रहती है और कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है। और हमने इस चक्कर में मॉडर्नाइजेशन किया, चूंकि केतु हमारे लगन और हमारे मस्तिष्क पे, सॉरी, राहु हमारे लगन और मस्तिष्क पे बैठा है। और राहु इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का कारक है। तो इसलिए भारत का टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत बड़ा नाम है। और उसके कारण हमने बहुत अपनी प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव सोच पूरे विश्व के सामने रखी है। केतु सेवंथ हाउस में क्या कर रहा है? हमें केतु, सातवां हाउस किसका होता है? सातवां हाउस जन्म कुंडली में आपकी वाइफ का होता है, आपके पार्टनर्स का होता है। तो इसके कारण सेवंथ हाउस में केतु है, इसलिए हमें फॉरेन रिलेशनशिप और डिप्लोमेटिक टाइज के अंदर हमेशा कंफ्लिक्ट रहा। और हम हमारे प्लस माइनस पोजिशंस हमेशा अपने पार्टनर्स के साथ रही है। मार्स सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस इंडिकेट क्या करता है? नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर को इंडिकेट करता है, और कश्मीर का पार्ट इसके अंदर आता है। इसलिए हमेशा वहां पे मिलिट्री प्रॉब्लम्स जगह जगह से बनी रहती है, और वॉर्स हमेशा इसी जोन के अंदर होती है। ये इसी लग्न की प्रॉब्लम हो रही है। मून कहाँ है? मून हमारा थर्ड हाउस में है। मोस्ट स्पेशल एंड रेयर योग ऑफ द बर्थ चार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया है थर्ड हाउस ऑफ हॉरोस्कोप में। सूरज, मून, सैटर्न, मरकरी एंड वीनस। कितने हाउस, कितने प्लेनेट है यहाँ पे? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच प्लेनेट ऑलरेडी बैठे हुए हैं इस हाउस के अंदर। इस हाउस में ये पांच प्लेनेट है। ये जो पांचों प्लेनेट है, ये किसको देख रहे हैं? नाइन्थ हाउस को देख रहे हैं। नाइन्थ हाउस किसका है? भाग्य का भाव है। तो ये पांच प्लेनेट मिलके भारत के भाग्य को बढ़ा रहे हैं। और ये एक तरह से गुरु दक्षिणा भी है। ये ऑस्पिशियस दृष्टि इसके ऊपर डाल रहे हैं, और इसके कारण भारत का प्रोग्रेस हमेशा से अच्छा रहेगा। इसके बाद में सूरज, सन रिप्रेजेंट गवर्नमेंट एंड लीडरशिप इन कैंसर। इंडिया लीडरशिप डायनेमिक येट सेंसिटिव टू पब्लिक सेंटिमेंट। हमेशा हम पब्लिक को पीछे करते हैं। इसी कारण से आप ये देख रहे होंगे कि भारत के अंदर, इंस्पाइट ऑफ मोदी गवर्नमेंट बहुत मेजोरिटी के साथ आई है, लेकिन उन्होंने फिर भी पब्लिक सेंटिमेंट का ध्यान रखते हुए किसानों के बिल को वापस लिया। भारत में आज भी 80 करोड़ लोगों को वो अनाज, जो कि वो एमएसपी पे खरीदते हैं, उसको किसानों से खरीद के जनता के अंदर बांटा जा रहा है। और इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं जो कि गरीब और भारत के निचले तबके के लोगों के लिए मकान बनाना, उनके लिए टॉयलेट्स बनाना, गांवों का उत्थान करना, जगह जगह पे हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस खोलना, तो ये सब पब्लिक को ध्यान में रख के किया जा रहा है। ये ये हमारी इस जन्म कुंडली के अंदर सूरज की पोजीशन चंद्रमा की राशि में होने के कारण हमेशा गवर्नमेंट पब्लिक प्रेशर में झुकती रहेगी। मरकरी, मरकरी क्या करता है? इंटेलिजेंस, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन को करता है, और वो भी थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस क्या है? एजुकेशन, आईटी, कम्युनिकेशन, मीडिया, डिप्लोमेसी का है। तो मरकरी की प्रेजेंस के कारण भारत इन सब पॉलिटिकल डिबाकल्स के बावजूद भी भारत की एक अपनी स्टैंडिंग धीरे धीरे करके बन गई है। और उसके कारण है कैंसर के इस राशि में सैटर्न भी है। सैटर्न क्या करता है? हमेशा डिसिप्लिन करता है, हार्डशिप करता है। और शनि, सूरज और चंद्रमा दोनों का शत्रु है। दोनों के साथ में उसका पिता से उसका बैर है। सूरज उनके पिता है, तो उनके कारण वो उनसे बैर रखता है। और वो उनके कारण, उसके बाप बेटे दोनों एक ही हाउस के अंदर होने के कारण, आम जनता राजा से कभी खुश नहीं रहती है। भारत के एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखोगे, तो चाहे कोई भी राजा रहा हो, उसके खिलाफ जनता यूजुअली, उसका ट्रेंड उसके अगेंस्ट ही हमेशा रहता है। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल भारत के अंदर इंदिरा गांधी का सत्ता से बुरी तरह हारना, नरेंद्र मोदी का 2 बार जीतने के बाद इस बार
उनको जितनी मनवांछित सीटें चानी पानी आनी जानी चाहिए थी वो उनको नहीं आई है। तो इस तरह के सिचुएशंस जो हो रही हैं वो भारत की जन्म कुंडली को देख के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। वीनस इन कैंसर भारत की कल्चरल हेरिटेज को, आर्टिस्टिक हेरिटेज को, भारत का ग्लोबल टूरिज्म हब, रिलीजियस टूरिज्म, डांस, म्यूजिक, फैशन, इन सबको बढ़ावा देता है। जुपिटर लिब्रा के अंदर, सिक्स हाउस के अंदर है। सिक्स हाउस का जुपिटर क्या करता है? विजडम और एक्सपेंशन बताता है, बाय हमेशा लीगल मीन एंड डिप्लोमेसी। इसके कारण भारत के अंदर हमेशा इंप्रूवमेंट रहता है। उसके बाद हम भारत की दशाओं को देखते हैं। जन्म कुंडली के दो भाव होते हैं। ये जो हम मैं आपको देख के बता रहा हूँ, ये भारत की जो बर्थ कुंडली है, ये प्रॉमिस है। और अभी जिस गोचर कुंडली की बात कर रहे थे, वो इस समय करंट स्काई में जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो है। जो प्रॉमिस है वो कब फुलफिल होगा? जब दशा आएगी। भारत की मेजर दशा अगर आप देखोगे तो इसका भारत पे मेजर इम्पैक्ट देखेंगे। 47 से 65 तक शनि की दशा थी, हमेशा वॉर, इकोनॉमिक हार्डशिप रही। मरकरी की दशा रही है 65 से 82 तक, इसके अंदर कम्युनिकेशन, मीडिया, एजुकेशन में ग्रोथ रही है। 82 से 89 केतु रहा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। वीनस की दशा 89 से 2009 तक रही, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का फेज रहा। सूरज रहा 2009 से 2015 तक, इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रहा, गवर्नमेंट स्ट्रांगली प्ले करती रही। फिर इसके बाद चंद्रमा की दशा 2015 से 2025 तक रही है। और ये पीरियड भारत के लिए ग्लोबल पावर पर तक पहुंचाने का रहा, पब्लिक वेलफेयर की मैसिव स्कीम्स रही, और इमोशन ड्रिवन पॉलिटिक्स बाय श्री नरेंद्र मोदी, और कल्चरल रिसर्जेंस अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड, ये इस चंद्रमा की महादशा के अंदर हमारे साथ रहा। 2025 के अंदर ये दशा खत्म होके हम मंगल की महादशा के अंदर आएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फेज होने वाला है। क्यों इंटरेस्टिंग सा फेज होने वाला है? कि मंगल हमारे पार्टनर्स और ट्वेल्थ हाउस, सेवंथ एंड ट्वेल्थ हाउस का मालिक है। और वो बैठा कहाँ पे है? वो बैठा सेकंड हाउस ऑफ स्टोर इनकम में बैठा हुआ है, फैमिली के हाउस में बैठा हुआ है। और ये पार्टनर्स और ये फैमिली का हाउस, पार्टनर्स कहाँ बैठ गए? जाके फैमिली वाले हाउस में बैठ गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत के अंदर कई भारत के जो पार्टनर्स हैं वो भारत में मिलना चाहते हैं, या भारत के अंदर मिलने का सोच रहे हैं? इसको भी अपन, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो मंगल की महादशा में क्या क्या हो सकता है भारत के अंदर? टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री एडवांस। मंगल क्या है? देवताओं के सेनापति है। तो देवताओं के सेनापति होने के कारण मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत के अंदर डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के कारण जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी या डिफेंस टेक से रिलेटेड जो स्टॉक्स एंड शेयर्स हैं, उनके ऊपर हमें फोकस रखना चाहिए। इंक्रीज ग्लोबल इन्फ्लुएंस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जिस जगह पे मंगल बैठा हुआ है भारत की कुंडली के अंदर, और इस समय केतु उसी के ऊपर से क्रॉस हो रहा है, और वो अपनी चंद्रमा की राशि में जा रहा है जहां पे ये 5 प्लेनेट बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब मंगल इन सबको अफेक्ट करेगा। और इसके कारण ग्लोबल इन्फ्लुएंस भारत का बढ़ेगा, जो कि आपको देखने को मिल ही रहा है कि भारत के अंदर जो डिप्लोमेटिकली हम बहुत स्ट्रांग हो गए। नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन से भी बात कर सकते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात कर सकते हैं, उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से भी बात कर सकते हैं। इधर हम एक फोन के ऊपर इसराइल से भी बात कर सकते हैं, उसी दूसरे फोन के ऊपर हम ईरान से भी बात कर सकते हैं। हम मिडिल ईस्ट के अंदर, इंस्पाइट ऑफ बीइंग ए हिंदू हृदय सम्राट, भारत ने मिडिल ईस्ट के समस्त इस्लामिक कंट्रियों के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए हैं। और उनके प्रीमियर्स के साथ में वो किसी भी समय डिप्लोमेटिक टॉक की जा सकती है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मंगल क्या है? सड़क का कारक है, रोड्स का, जमीन का कारक है। तो ये जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर,
के रिलेटेड स्टॉक्स के ऊपर भी आप हम फोकस कर सकते हैं। तो जमीन का मतलब हो गया रियल्टी, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स वो हो गए जो कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। तो रियल्टी के दाम आप देख ही रहे हो कि इन दिनों किस स्पीड पे बढ़ रहे हैं। मंगल के कारण इंटरनेशनल रिलेशंस में टेंशन और वॉर लाइक सिचुएशन होने की भी संभावना 2025 से ऑनवर्ड रहेगी। और ये जो 7 साल का पीरियड है 2025 के बाद, ये 2032 तक रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है भारत के लिए। 2025 से 2032, इस पीरियड के अंदर भारत को के अंदर कई विशेष चेंजेस होंगे, और इसको हमें ध्यान रखना है। और इसके कारण हमारे शेयर बाजार, हमारे इन्वेस्टमेंट और हमारे जो भी चीज फ्यूचर के हिसाब से हम प्लान करेंगे तो उसको बड़े क्लोजली मॉनिटर करें। 15 अगस्त की कुंडली आपको मैंने बताई दी, पूरी तरह एक्सप्लेन कर दी। इसके अंदर क्या है, फाउंडेशनल एलिमेंट्स क्या है इसके अंदर। एक बहुत अच्छे नक्षत्र के अंदर भारत का जन्म हुआ है, मुख्य नक्षत्र के अंदर, और चंद्रमा की राशि के अंदर है। स्थिर लग्न के अंदर हमने वृष के अंदर अ, भारत का बर्थ कराया है, और इसके कारण हम हमेशा प्रोग्रेस करते रहेंगे। और करंट जो ट्रांजिट जिसको अपन डिस्कस कर रहे हैं वो भारत के 11th हाउस के अंदर 6 प्लैनेट है, जो भारत के लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है। 11th हाउस क्या कर रहा है, गेन एस्पिरेशन एंड सोशल नेटवर्क को बताता है। और 5th हाउस किसको करता है, क्रिएटिविटी, एजुकेशन एंड धर्म, रिलीजियस ड्यूटी को। तो ये सारे प्लेनेट क्या कर रहे हैं, एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, धर्म रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, और सनातन धर्म का पुनरुत्थान हो रहा है। इसके साथ में हमको क्या, किस किस स्टॉक्स को फोकस करना चाहिए, हमें हॉस्पिटलिटी, होटल इंडस्ट्रीज को फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैसिव रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, और उसके कारण जो ऑर्गेनाइज होटल सेक्टर है उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कनेक्टिविटी के कारण हमें इन सारी जगह पे जो रेल या रेल से रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, कि वो हमारे को कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। जो बड़े ट्रांसपोर्टेशन, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनियां हैं उनको हमें फोकस करना चाहिए, कि वो हमें इसके अंदर बढ़ावा देगी। टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को ध्यान में रख के उसके रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि 5th हाउस को 8 प्लेनेट एक साथ देख रहे हैं भारत। 11th हाउस से हमें क्या फायदा हो रहा है, 11th हाउस में गेन, एस्पिरेशन एंड सोशल नेटवर्क, ये दोस्तों का घर है। 11th हाउस क्या है, आपके दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, मौज मस्ती है, लाभ है, प्रॉफिट है, और एक्सपेंशन है। तो हमें पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे दोस्तों की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरा, हमें यहाँ से एक्सपेंशन होगा। आपको दोस्तों में बताऊं एक्सपेंशन कैसे हो सकता है भारत का, मैं इसको बहुत देर तक सोचता रहा। तो एक्सपेंशन के लिए हमने ये पाया कि इकोनॉमिकल एक्सपेंशन हो सकता है। हमारी जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ अग्रसर हो रही है। हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, और उससे भी ज्यादा हमारी क्लाउड अक्रॉस वर्ल्ड बढ़ती जा रही है। हम मिलिट्री के अंदर एक बहुत मेजर पावर की तरह उभर रहे हैं, मेक इन इंडिया के अंदर डिफेंस के आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इन प्लैनेट्स की पावर देखो आप। इन प्लैनेट्स की पावर इतनी ज्यादा है दोस्तों, कि हम हमारी फिजिकल बाउंड्री को बढ़ाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जिस बात को हम आज से 5 साल पहले कभी सोच भी नहीं सकते हैं। जो 11th हाउस के अंदर इतने सारे प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं और भारत को एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन मोड में लाएंगे, तो उसमें आपको बताऊं कि इसके अंदर कहाँ कहाँ हम बढ़ सकते हैं। बर्मा का एक हिस्सा है जो भारत के अंदर मिलना चाहता है, हम यहाँ से हमारी बाउंड्री को बढ़ा सकते हैं। भूटान का भारत के अंदर कभी भी एसेशन हो सकता है, जिस तरह सिक्किम का भारत में विलीन हुआ था। नेपाल, जो कि एकमात्र हिंदू राष्ट्र, घोषित हिंदू राष्ट्र है, सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन भारत के अंदर है, लेकिन घोषित हिंदू राष्ट्र है।
और उस जगह पे हमारे योगी आदित्यनाथ नेपाल के भी राजगुरु हैं। तो ऐसा भी लोग बाग इमेजिन कर रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ 2027 में भारत के प्रधानमंत्री अगर बन गए तो नेपाल भी भारत के अंदर मिल सकता है। तो हमने यहाँ देखा कि बर्मा का एक हिस्सा भारत में मिलना चाहता है, भूटान भारत में मिलना चाहता है, नेपाल के भारत में मिलने की पॉसिबिलिटी है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, ये कभी भी भारत के अंदर मिल सकते हैं। और यहाँ पे जो अक्साई चीन का हिस्सा जो चाइना को दिया है, वो हिस्सा भारत के अंदर वापस मिल सकता है। चाइना का डिसइंटीग्रेशन अगर हुआ तो जो तिब्बत है, जो एक जमाने में जम्मू कश्मीर के राजा, जिसने भारत के साथ में एसेशन का डॉक्यूमेंट साइन किया, उस डॉक्यूमेंट उस किंगडम का नाम ही जम्मू कश्मीर एंड तिब्बत था। जो राजा था उसका राज्य जम्मू कश्मीर और तिब्बत तक था, और उसने भारत में एसेशन किया। और हमारे उस जमाने की पॉलिटिकल मिसफॉर्च्यून्स के कारण तिब्बत चाइना को चला गया। इधर इंटरेस्टिंग सा एलिमेंट पाकिस्तान के अंदर भी है। पाकिस्तान के अंदर हम क्यों देखेंगे तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मल्टीपल चार टुकड़े होने की पूरी संभावना है उसके अंदर। और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी बहुत आसान है देखना, ये भी जानना बहुत आसान है। अभी अपन उसको डिस्कस करते हैं। पहले भारत का का लैंड एरिया 11th हाउस में 6 प्लेनेट आने से कैसे बढ़ रहा है। मैंने यहाँ बर्मा से शुरू किया, फिर भूटान गया, फिर नेपाल की तरफ बढ़ा हुआ गया, फिर कश्मीर, और यहाँ से अपन तिब्बत तक, अपन लद्दाख तिब्बत तक अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके भारत के अंदर वापस मिलने की तरफ अग्रसर हो रहा है। यहाँ पे एक सीलोन के पास में, सीलोन जो कि 48 में सीलोन था, बाद में श्रीलंका बना। यहाँ पे कच्चा तीवू करके एक आइलैंड है जो कि श्रीलंका को दे दिया था इंदिरा गांधी ने गिफ्ट में। उसको भी भारत वापस लेने की कोशिश कर रहा है। अरेबियन सागर के अंदर मॉरिशस से हमने कुछ आइलैंड्स लिए हैं, जिसको भारत अपनी नेवल बेस बना रहा है। यहाँ हमने मालदीव से हमारे कुछ आइलैंड हमने लिए हैं, जिसके ऊपर हम अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा भी फ्यूचर में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मॉरिशस बाद में भारत के अंदर मिल जाए। भारत अपने अंडमान और निकोबार के जो द्वीप से उनको बहुत अग्रेसिव तरीके से डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें भारत का इंटरनेशनल एक्सपेंशन बता रही है, फिजिकल इंडिया का एक्सपेंशन बता रही है। और क्या पता विश्व वापस, दुनिया छोटी सी है, क्या पता भारत वापस पुराने इंडिया, जो कि यूनाइटेड इंडिया था, जिसके अंदर ये पूरा पूरा भारत जो डिवाइड होने से पहले था, जो कि बर्मा और उससे आगे तक फैला हुआ था, और यहाँ पे ये अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, ऐसा भारत वापस बनने की भी संभावनाएं एस्ट्रोलॉजिकली व्यक्त की जा रही है। तो ये जो प्लेनेट इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और इसके कारण हमारे 11th हाउस के अंदर इतना यूनिक ट्रांजिट हो रहा है, इसके कारण की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ होने के कारण शेयर बाजार के अंदर तेजी का माहौल रहेगा। फॉर ए टाइमिंग हो सकता है कि बाजार 1001 पॉइंट का करेक्शन एक बार वापस दे दे, लेकिन ओवरऑल बाजार एक बार तेजी का माहौल रहेगा। और मेरा प्रिडिक्शन यह है कि निफ्टी एक बार 30,000 के अंक को पार करेगी। ये एस्ट्रो और प्लस टेक्निकल प्रिडिक्शन है। ये जो 27,500 का जो टेक्निकल प्रिडिक्शन है, ये मैंने तब दिया था जब निफ्टी ने पहली बार 18,800 का लेवल पार किया था। 18,800 के लेवल को पार करते ही हमें अगला जो टारगेट था वो 27,500 से 29,500 का मिला। लेकिन इस जगह से रिवर्सल होने की संभावना कम लग रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार 30,000 और 31-32,000 तक बाजार को ले जा सकते हैं। दोस्तों, अभी मैंने आपको भारत की कुंडली दिखाई थी। भारत की कुंडली में ये सारा
11th हाउस में 6 प्लेनेट है, इसलिए भारत तो ग्रो कर रहा है। साइमल्टेनियसली पाकिस्तान के 12वें हाउस के अंदर ये 6 प्लेनेट है। 12वें हाउस में 6 प्लेनेट, और केतु जाके बैठा हुआ कहाँ पे है? अपने रोग ऋण और शत्रु के घर में। और वहां पे ये सारे प्लेनेट मिलके किसको देख रहे हैं? उसके रोग, ऋण और शत्रु तीनों को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत से ज्यादा ये कुंडली को देखने में मुझे मजा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये प्लेनेट्स की पावर है। पाकिस्तान ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने के कगार पे है, ऋण के बोझ के अंदर डूबा हुआ है। शत्रु, उसके इंटरनल शत्रु ही उसके ऊपर इतने ज्यादा है कि भारत को तो अभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। बलूचिस्तान ऑलमोस्ट वर्ज ऑफ आजादी, आजाद होने के कगार के ऊपर खड़ा हुआ है। इधर जो ये ट्राइबल एरिया है, जिसको बॉर्डर का एरिया माना जाता है, जो अफगानिस्तान से कनेक्टेड है, उस एरिया के अंदर पाकिस्तान के आर्मी का कोई ये नहीं, ये तालिबान द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा है, उस खैबर पख्तूनख्वा को भी अफगानिस्तान इनसे छीनने के लिए तैयार है। इधर जो आजाद कश्मीर, तो एक बहुत पतली सी एक बेल्ट है, छोटी सी, ये जो ऑरेंज कलर की आपको दिख रही है, पर्पल कलर वाली। इस पर्पल कलर की बेल्ट को तो भारत कभी भी अपने अंदर असिन कर सकता है। गिलगित बाल्टिस्तान को भारत लेने की पूरी पूरी संभावना है, जो कि क्योंकि भारत के आजकल अफगानिस्तान से भी बहुत अच्छे संबंध है। पाकिस्तान तो यही कहता रहा है कि अफगानिस्तान को भारत की खुफिया एजेंसीज बढ़ावा दे रही है हमारे ऊपर हमला करने के लिए, और हमारे खैबर पख्तूनख्वा और इस नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ फ्रंटल जो ट्राइबल एरिया है, उसको हमसे अलग करने के लिए। तो पाकिस्तान के 4 बड़े टुकड़े अपने को सामने दिख रहे हैं: सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ये सारे इससे अलग अलग होने की कगार के ऊपर है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो 12th हाउस है, वो हाउस ऑफ लॉस है। 11th हाउस हाउस ऑफ गेन है, 12th हाउस हाउस ऑफ लॉस है। हाउस ऑफ लॉस के अंदर 6 प्लैनेट बैठे हुए हैं, और हाउस ऑफ लॉस के अंदर सूर्य ग्रहण हो रहा है। गवर्नमेंट ऑलमोस्ट लॉस में खत्म हो सकती है। तो ये सब इवेंट अनफोल्ड हो रही है, जो हमें दिख रही है। इकोनॉमिकली ऑलमोस्ट बैंकरप्ट है पाकिस्तान, और इसके चलते यहाँ के हालात बड़े सर्द नजर आ रहे हैं। तो भारत और पाकिस्तान दोनों की कुंडली को देखने से अपने को क्लियर कट पता लग रहा है कि ये जो इवेंट एस्ट्रोलॉजिकली होने वाली है, वो इवेंट अपना असर ऑलरेडी दिखा रही है। भारत एक्सपेंशन मोड में जा रहा है, पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मोड में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि भारत के लाभ भाव में ये सारा घटनाक्रम हो रहा है, और पाकिस्तान के हानि के भाव में 12th हाउस, हाउस ऑफ लॉस, हाउस ऑफ मोक्षा, हाउस ऑफ लिबरेशन, इन सब हाउस के अंदर हो रहा है। तो वो वहां से लिबरेट हो रहे हैं सब लोग। तो वहां से लिबरेट हो रहे हैं। तो अभी दोस्तों, इस घटनाक्रम के बाद कहीं अगले महीने हमें ये ना सुनने को मिले कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो गए। स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे लोग नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी को ही नहीं मानते, स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी को मानना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन फिर भी मैं उनको बताता हूँ कि दुनिया के जो सबसे बड़े ट्रेडर्स थे, चाहे जेपी मॉर्गन हो, चाहे WD गैन हो, इन सब ने एस्ट्रोलॉजी को माना, और एस्ट्रोलॉजी को मानने के बाद में उससे बहुत पैसा कमाया। जेपी मॉर्गन का एक बहुत फेमस कोट है कि मिलेनियर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बिलेनियर्स डू। ये जो 29 मार्च का सोलर एक्लिप्स है, ये यूरोप, नॉर्थ ऑफ एशिया, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के अंदर दिख रहा है। भारत के अंदर इसका दिखेगा तो नहीं, लेकिन फर्क तो पड़ेगा ही इसका। और इस जोन के अंदर नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ ऑफ एशिया, यूरोप, तो ये सारे कंफ्लिक्ट जोन है करंटली। इन सब के कारण यहाँ पे बहुत सारी चीजें आमूलचूल परिवर्तन के तरफ देख रहे हैं। इसके बाद सितंबर महीने में एक बार फिर 7 से 8 सितंबर को लूनर एक्लिप्स है, और 21 सितंबर को सोलर एक्लिप्स है। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर, 15 दिन के गैप के अंदर
क्योंकि लूनर एक्लिप्स पूर्णिमा को होता है और सोलर एक्लिप्स अमावस्या को होता है, तो 15 दिन का गैप इन दोनों में रहता है। एक बार फिर वापस ये घटनाक्रम सितंबर के महीने में देखने को मिलेगा। सिक्स प्लेनेट कंजंक्शन में क्या हो रहा है? सिक्स प्लेनेट कंजंक्शन के अंदर सूरज क्या कर रहा है? लीडरशिप रोल है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है और नेशनल आइडेंटिटी पे असर दिखाता है। ये 12th हाउस पीसीस के अंदर होगा, तो स्पिरिचुअल एलिमेंट ले आएगा भारत के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के अंदर। स्पिरिचुअल एलिमेंट हमें देखने को ऑलरेडी मिल रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो रिलीजियम रिलीजियस टूरिज्म को और रिलीजियन को बढ़ावा दे रही है। मरकरी मरकरी क्या करता है? कम्युनिकेशन को, ट्रेड को और इंटेलेक्चुअल परस्यूट को बढ़ावा देता है। ये पोजीशन भारत के डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी और बिजनेस एक्यूम को बढ़ावा दे रही है। लेकिन मरकरी क्या होता है? मीन राशि के अंदर नीच का होता है। अभी वहां पे वीनस ऑलरेडी है, वीनस वहां पे उच्च का है, तो इसलिए एक नीच भंग राजयोग बन रहा है। और इसके कारण कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर अ, हमें तेजी नजर आ रही है। और इस तेजी का फायदा हमें तब तक उठाना है जब तक ये वीनस वहां पे मौजूद है। वीनस 30 तारीख को या 1 तारीख को अपनी राशि को बदल करके मेष राशि के अंदर चला जाएगा, और मेष राशि को में जाने के बाद में ये मरकरी नीच का हो जाएगा वापस। अभी तो नीच भंग राजयोग चल रहा है, तो इसके कारण इसको फायदा हो रहा है। और नेक्स्ट मंथ के शुरू में कम्युनिकेशन स्टॉक्स अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर वापस डाउनफॉल की तरफ जाते हुए दिखेंगे। वीनस वीनस आर्ट, वेल्थ, 12th हाउस, मतलब मीन राशि के अंदर उच्च का वीनस है। बहुत दिन से वहां पे बैठा हुआ है और भारत को कल्चरल सॉफ्ट पावर बनाया है इसने, और भारत को ग्रो करा रहा है, और भारत के लिए लग्जरी ला रहा है। हम अभी हम कल परसों एक पढ़ रहे थे कि 1 करोड़ों रुपए का कुत्ता खरीदा है। हम हम ये देख रहे हैं कि मंगोलिया या बड़ी बड़ी जो 100-100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर 24 घंटे 48 घंटे के अंदर सारे फ्लैट बिक रहे हैं। भारत लग्जरी मार्केट का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। और इस तरह की जो प्रॉस्पेरिटी हमारे देश के अंदर दिखने को मिल रही है, उसमें इस वीनस का बहुत बड़ा योगदान है। मून मून क्या करेगा? मीन क्या है? वाटर राशि है। मीन का सिंबल क्या है? दो मछलियां एक दूसरे के पीछे भागती रहेंगी, एक दूसरे को पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन रनिंग इन वाटर है। तो वाटर रिलेटेड इवेंट्स बढ़ेंगी। वाटर रिलेटेड इवेंट्स के अंदर अभी इस इवेंट के चलते ही इस मीन राशि के अंदर होने के कारण ही महाकुंभ हुआ। महाकुंभ में हुआ क्या है? सारी दुनिया ने जाके नदी के अंदर डुबकी तो लगाई है, जैसे ये मछलियां डुबकी लगा रही हैं। 66 करोड़ लोग, जो कि देश की हिंदू पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा है, 2/3 हिस्सा ने जाके एक एक रिलीजियस इवेंट के अंदर जाके पानी के अंदर डुबकी लगा के भारत के अंदर एक पूर्ण रूपे प्रॉस्पेरिटी, संगठनात्मक शक्ति का और एक होने का आभास कराया। ये हिंदू रिनेसेंस की सबसे बड़ी इवेंट है। और इसको अपन पिछले 100 साल या 200 साल के इतिहास में उठा के देखेंगे तो ऐसी इवेंट आज तक कभी नहीं हुई। तो ये सब भी मून के कारण हो रहा है, क्योंकि ये इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है, कॉमन लोगों के अंदर खुशियां ला रहा है, और इसको कर रहा है राहु। राहु क्या कर रहा है मीन राशि के अंदर? राहु मीन राशि के अंदर, मतलब 11th हाउस का राहु भारत को प्रॉस्पेरिटी दे रहा है। प्रॉस्पेरिटी किस कंटेस्ट में दे रहा है? इंटरनेट, इंटरनेट से रिलेटेड काम। भारत के अंदर आपने देखा होगा कि ब्लिंकिट को ले लो या जोमेटो को ले लो, या जो भी चीज इंटरनेट बेस्ड है, चाहे उबर ओला को ले लो, उबर को ले लो, या जो होटल इंडस्ट्री के अंदर ऑनलाइन बुकिंग्स को ले लो। तो इंटरनेट और उससे रिलेटेड और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के अंदर एग्रेसिव जो ग्रोथ है, उसके अंदर राहु का बहुत बड़ा योगदान है।
और राहु के कारण हमारे देश की डिप्लोमेटिक विजडम, ग्रॉस एक्सपेंशन, भारत पहली बार भारत की पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स को आप देखोगे तो पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि हम एक्सपेंशन मोड में जा रहे हैं। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि भारत बर्मा का एक हिस्सा भारत में मिलाने के बारे में सोच रहा होगा, या बांग्लादेश का एक हिस्सा चटगांव को भारत अपने अंदर मिलाने के बारे में सोच रहा होगा, भारत भूटान को अपने अंदर मिलाने के बारे में सोच रहा है। तो ये जो एक्सपेंशन मोड है, ये इस राहु के कारण ज्यादा दिखता है। सैटर्न, सैटर्न क्या करता है, डिसिप्लिन लाता है। जैसे ही ये मीन राशि में आएगा, आ तो 29 तारीख को रहा है, तो आते ही तो उस घर में ऑलरेडी सब बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं उसके अंदर। लेकिन ये चूंकि अगले 2.5 साल यहाँ रहेगा, तो ये आते ही ये बात डिक्लेयर कर देगा कि इस जगह का अब राजा मैं हूं। आज के बाद इस हाउस में जो होगा वो मैं जो चाहूंगा वही होगा। सैटर्न के एक बहुत बड़ी खास बात है, ये कर्म का मालिक है और कर्माधिपति और न्यायाधिपति भी है। उस कर्म का जो फल मिलेगा उसका फैसला भी सैटर्न खुद ही करता है। सैटर्न अपना इफेक्ट धीरे धीरे दिखाता है, लेकिन दिखाएगा जरूर। और सैटर्न के मीन राशि में आने के कारण, मीन राशि में सैटर्न आएगा तो जो साढ़े साती है वो चल रही होगी जिन लोगों के ऊपर मीन राशि है उसके मध्य भाग में आ जाएगी, और मेष राशि के ऊपर ये शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, सूरज। सूरज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लीडरशिप, गवर्नमेंट। तो ये सारे प्लैनेट्स जो कि मीन राशि पीसेस के अंदर है, और ये एक यूनिक लीनियर परेड है जो इस समय आसमान के ऊपर देखने को मिल रही है। खूब सारे प्लैनेट एक साथ एक लाइन के अंदर क्षितिज के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है। यहाँ पे वीनस उच्च का है, मरकरी नीच का है, सूरज और चंद्रमा एक साथ आने के कारण अमावस का योग बनता है। शनि और सूरज के आने के कारण ये दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते, बाप बेटे हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ये 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 एक अच्छा योग नहीं है। इधर सूरज और राहु, गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगेंगे, जो कि आप देख ही रहो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के, हाई दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर के अंदर कितनी सारी करेंसी मिली। तो ये एलिगेशंस, डिफेमेशंस जो हो रहे हैं, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। 11th हाउस की सिग्निफिकेंस क्या है? 11th हाउस हाउस ऑफ गेन है। यहाँ पे इनकम, प्रॉफिट और मटेरियल एक्विजिशंस। ये जो मटेरियल एक्विजिशन है ना, इसके कारण मैंने आपको बताया कि ये भारत अपनी फिजिकल बाउंड्री भी एक्सपेंड कर सकता है, क्योंकि 6 प्लेनेट यहाँ पे है। भारत इज पोजिशन फॉर द अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस 6 प्लेनेट के कारण हमें ऐसा लग रहा है 12th हाउस के अंदर ये सब हो रहा है, तो हम एक नए युग की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। सोशल कनेक्शन, ये दोस्तों का घर है, इसमें अलायंस होंगे, सोशल नेटवर्क हमारा बढ़ेगा। इसके कारण भारत के इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होने का कारण है। डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बढ़ने वाला है। एस्पिरेशंस, 11th हाउस क्या करता है, आपकी आशाओं को बढ़ाता है। आपके लॉन्ग टर्म गोल एंड पावरफुल अलाइनमेंट है, इसके कारण भारत का नेशनल विजन, एम्बिशन बढ़ने वाला है। कलेक्टिव प्रोग्रेस, ये हाउस क्या कर रहा है, कम्युनिटी वेलफेयर एंड कलेक्टिव एडवांसमेंट दिखा रहा है। इस कंजंक्शन के कारण सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विस बढ़ रही है। 11th हाउस के अंदर 6 प्लेनेट जो कि सामने 5th हाउस को देख रहे हैं, और बचा हुआ जो 2 प्लेनेट है वो दोनों भी गुरु और मंगल, वो दोनों भी उस केतु को देख रहे हैं। केतु मंगल की तरह बिहेव करता है। तो और 5th हाउस क्या है, 5th हाउस भारत का पूर्व जन्मों के फल का हाउस है। पूर्व जन्म में के फल मतलब भारत जो अभी 47 के हम जो आजाद कुंडली देख रहे हैं, उससे पहले के सनातन भारत का जो पुण्य है, उस पुण्य का केंद्र है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस ट्रांजिशन के कारण, बहुत सारे लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं
कि ये कलयुग का अंत होने वाला है, कलयुग के अंत होने की इवेंट है। लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं मानने को तैयार हूं कि ये कलयुग का अंत होने वाला है। लेकिन सनातन धर्म के पुनरुत्थान का वर्ष जरूर है। और सनातन धर्म का पुनरुत्थान अगर होगा भारत का, तो भारत एक बार फिर विश्व मानचित्र में विश्व गुरु की तरह अग्रसर होगा। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, भारत का पूरे विश्व में नाम होगा। और इसके चलते हम शेयर बाजार के अंदर अनप्रेसिडेंटेड तेजी देखने को मिल सकती है। ट्वेल्थ साइन जो है पीसीज, उसके अंदर क्या है, ये स्पिरिचुअल साइन है। ये दोनों मछलियां एक दूसरे के पीछे गोल 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 चक्कर लगाती रहेगी, तो ये क्या है, स्पिरिचुअल। ये कह रही है कि ट्वेल्थ हाउस मोक्ष का भाव है। तुम सब है ना दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ो, तुम है ना मोक्ष को ढूंढो, सर्च करो मोक्ष को। तो ये दोनों बेसिकली मोक्ष को ढूंढ रही है। तो ये जो रेट रेस है भारत के अंदर, स्पिरिचुअल गाइड का वर्ल्ड क्रॉस होगा। भारत के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा मिलने वाला है, भारत के अंदर स्पिरिचुअल हीलिंग को बढ़ावा मिलने वाला है, भारत के अंदर आयुर्वेद और सनातन धर्म का पुनरुत्थान होने का पूरा पूरी संभावना है। बाउंड्री का डिसोल्यूशन होता है। दिस इज डिसॉल्व लिमिटेशन एंड रिजिड स्ट्रक्चर। दिस इन्फ्लुएंस में हेल्प टू ट्रांससेंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रेंट एंड रीइमेजिन इट एज ग्लोबल ग्लोबल पोजिशन। इसके कारण भी हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि भारत अपनी जियो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को बढ़ावा दे सकता है। कंपन्स कंपनसेट सर्विसेज को बढ़ावा देगा, सॉफ्ट पावर है और यूनिवर्सल कंपनशन है, और ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव ऑल अक्रॉस वर्ल्ड को बढ़ावा देगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया मैं आपको कि ये मीन राशि के अंदर जो 6 प्लेनेट एक साथ आ रहे हैं, तो इसके कारण ऑल अक्रॉस वर्ल्ड कोई वाटर रिलेटेड ट्रेजेडी हो सकती है। समुद्र के अंदर इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे होने का मतलब है कि सुनामी आ सकती है, कोई साइक्लोन आ सकता है, कोई बड़ी शिप ट्रेजेडी हो सकती है, कोई समुद्र में वॉर हो सकती है, कोई बड़े शिप्स एक दूसरे से एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होने की संभावना है, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से करेंगे। इंट्यूटिव विजडम्स क्या है? पीसीज का मालिक कौन है? जुपिटर। जुपिटर किसका मालिक है? विजडम का मालिक है। और पीसीज किसका, ट्वेल्थ हाउस किसका है? स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल विजडम के अंदर बढ़ावा मिलेगा, रैशनल थॉट होंगी, और उस एनर्जी भारत की एंशियंट विजडम एंड ट्रेडिशंस को मॉडर्न एप्लीकेशन में हम देखेंगे। ये लाइन मैंने आपको इतनी एम्फेसिस करके क्यों बताई? इस लाइन का मतलब ये हो रहा है कि हमारी जो एंशियंट विजडम है और ट्रेडिशन है, उसकी मॉडर्न एप्लीकेशन के अंदर बढ़ावा मिल रहा है। तो भारत में इस समय एक स्टेट का चीफ भारत की एक एंशियंट विजडम और ट्रेडिशनल परंपरा के अंदर वो एक मठ का योगी भी है। मैं श्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि इस समय भारत के सबसे बड़े राज्य यूपी के एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में है। एंशियंट विजडम, ट्रेडिशंस और उनकी मॉडर्न एप्लीकेशन, तो क्या ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे? ऐसा हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली, जन्म कुंडली है, उस कुंडली के अंदर 2027 में जब मंगल की दशा खत्म होगी, उनकी महादशा, और राहु की महादशा जब शुरू होगी, तो पूरी संभावना है कि नरेंद्र मोदी 2027 के इलेक्शन में राष्ट्रपति बन जाए और मिड टर्म के अंदर योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। ये एस्ट्रो प्रिडिक्शन मैंने आज से करीब 10 साल पहले कर दिया था। आज आप लोगों को इसको बता रहा हूँ। किसी और दिन हम नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली को डिस्कस करेंगे। अगर आप सब लोग चाहते हो कि मैं नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली और भारत के भविष्य और भारत के स्टॉक मार्केट पे इसका क्या असर होगा इस ट्रांजिशन का, कि नरेंद्र मोदी से योगी देश के प्रधानमंत्री बने, और उससे शेयर बाजार पे क्या, उस पे एक वीडियो बनाऊं, तो कृपया इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप सब लोग उसके अंदर इसके बारे में लिखें। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए इस पे एक रिसर्च करके एक बहुत अच्छा वीडियो बना सकता हूँ। केतु।
केतु बहुत इंटरेस्टिंग सा प्लेनेट है। केतु के पास क्या है, सर नहीं है, तो ये ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना सूंघ सकता है, ना बोल सकता है, ये केवल टच कर सकता है। तो ये क्या करता है, स्पिरिचुअल है। जब इसको कुछ चीज दिख ही नहीं रही है तो ये कहता है बोले हम तो भगवान के भक्त हैं। तो राहु को तो फिर भी राक्षस माना जाता है, केतु को देवताओं के समान उपाधि दी गई है, और ये स्पिरिचुअल एनर्जी है। ये स्पिरिचुअल एनर्जी को 8 प्लेनेट देख रहे हैं। भारत के 5th हाउस के अंदर ये स्पिरिचुअल और कल्चरल एक्सपेंशन को बढ़ावा दे रहा है। मल्टीफोल्ड इम्पैक्ट आ रहा है इसके कारण। और इसकी इंटरेस्टिंग बात मैंने दोस्तों इस ये बताना भूल गया कि ये जो कुंडली आपके सामने है, ये नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। ये 17 सितंबर 1950 का नरेंद्र मोदी जी का वडनगर का बर्थ है। और उनके लग्न के अंदर वृश्चिक लग्न है, और उसके लग्न के अंदर चंद्रमा और मंगल है, जो कि नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। बहुत यूनिक योग है ये। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि नरेंद्र मोदी का पूरा जीवन इस योग के पीछे चल रहा है। और इस समय इस योग के अंदर लग्नेश मंगल की महादशा चल रही है। इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी वो के खिलाफ कुछ भी एक्टिविटी करेंगे और वो बच जाएंगे, तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। ये जो योग है, ये नीचभंग राजयोग इन लग्न, इसको चक्रवर्ती सम्राट योग कहते हैं। अगर हम भारत के 5,000 साल का इतिहास देखेंगे या 10,000 साल का इतिहास देखेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, भगवान श्री राम भी चक्रवर्ती सम्राट नहीं थे। भारत के चक्रवर्ती सम्राटों की अगर लिस्ट आप ढूंढ के निकालोगे, तो युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, समुद्रगुप्त चक्रवर्ती सम्राट रहा है। ऐसा करके आप अगर चक्रवर्ती सम्राटों की लिस्ट देखोगे, तो उंगलियों पे गिने लायक जाने लायक राजा इस भारत के चक्रवर्ती सम्राट रहे। चक्रवर्ती सम्राट उसको कहा जाता था जिसका 4 समुद्रों पे राज हो, चारों दिशाओं पे। तो इस तरीके से आज के मॉडर्न युग के अंदर नरेंद्र मोदी एकमात्र विश्व में ऐसे व्यक्ति हैं जो अक्रॉस वर्ल्ड किसी भी राजनेता के साथ में अच्छे संबंध है, किसी भी राजनेता के साथ में इक्वली गुड टर्म्स पे बात कर सकते हैं। तो मॉडर्न एरा के ये एक चक्रवर्ती सम्राट की तरह बिहेव कर रहे हैं। और इनकी इनकी बहुत लंबी आयु है, और अभी इनके जीवन के बहुत अच्छा नरेंद्र मोदी के जीवन का सबसे अच्छा टाइम 2027 के बाद शुरू होगा। जब मैंने ये घटनाक्रम देखा, ये ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके 5th हाउस में जो राहु बैठा है, जो कि मीन राशि के अंदर है, मीन राशि के अंदर जो राहु बैठा हुआ है, और इस राहु की महादशा शुरू होने वाली है 2027 में। तो अब तक जो दशा चल रही थी, वो नरेंद्र मोदी जी की स्ट्रगल भरी दशा थी, जिसके अंदर वो 3 बार प्रधानमंत्री और 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं ऑलरेडी। 50 साल के बाद में ये लगन के अंदर जो नीचभंग राजयोग है, उन्होंने उनको बिल्कुल टॉप पे पहुंचा दिया। और ये जो एक्सेसिवली गुड पीरियड फ्यूचर में आएगा, इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी अगले 10 साल तक भारत के राष्ट्रपति रहेंगे। और आज मैं आप मेरे सुनने वालों को ये प्रिडिक्ट करके मैं बताना चाहता हूँ कि वो ये व्यक्ति फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में जाना जाएगा। मॉडर्न प्रोग्रेसिव डेवलप्ड इंडिया का फादर ऑफ नेशन का खिताब नरेंद्र मोदी को मिलेगा, क्योंकि इनके पहले तो राहु की दशा चलेगी, और उसके बाद में जुपिटर की दशा चलेगी, जो कि इनके सुख के भाव का मालिक, सुख के भाव में 4th हाउस में बैठा हुआ है। और ये 5th हाउस का लॉर्ड है, और 4th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। और इसके अंदर लाभ भाव, 2nd हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड केंद्र के अंदर 4th हाउस के सुख के भाव में बैठा। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी की जीवन का फ्यूचर बहुत अच्छा ब्राइट नजर आता है अभी भी। और भगवान उनको दीर्घायु दे, और भारत को डेवलप बनाने के लिए उन्होंने जितने भी एफर्ट्स करे हैं, उसका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं।
और ये सब चीजें भी इन्हीं कुंडली से, इन्हीं चांद सितारों से, इन्हीं ग्रहों नक्षत्रों की चाल से एक्सप्लेन की जा सकती है। तो केतु का हमने देख लिया, स्पिरिचुअल एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेटिव नॉलेज सिस्टम है, और क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, और कल्चरल लिमिटेशंस है, और ये आठों प्लेनेट एक साथ दे रहे हैं। और ये सनातन धर्म के पुनरुत्थान का भाव है। सैटर्न। फिफ्थ हाउस क्या है? हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, एजुकेशन है, स्पिरिचुअल लीडरशिप है, कल्चरल रिनेसेंस है, धर्म ध्वजा है, फ्लैग ऑफ राइटियसनेस है। सनातन धर्म का पुनरुत्थान होने का एस्ट्रोलॉजिकल रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया। सनातन धर्म की रिसर्जेंस कैसे होगी? ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा, मॉडर्न इंटरप्रिटेशन आएगा, एक बार फिर पूरा विश्व हमारे वेद, हमारी जो पुरानी सनातन नॉलेज है, हमारे आयुर्वेद, और हमारे जितने भी मॉडर्न साइंटिफिक वेदांग है, उनके प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। संस्कृत भाषा का रिसर्जेंस होता जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग हमें देखने को मिल रही है। इंटीग्रेशन ऑफ साइंस है, मॉडर्न मेडिसिन को हम ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ मिक्स करके पूरे पूरी आयुर्वेद के अंदर मोमेंटम अक्रॉस इंडिया देखने को मिल ही रहा है। सैटर्न, शनि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। 2.5 साल बाद अपने पोजीशन चेंज करता है। शेयर बाजार के लॉन्ग टर्म जितने भी इफेक्ट होते हैं, वो सैटर्न ही गवर्न करता है। तो इसके कारण क्या हो गया? इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन आ जाएगा, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। सैटर्न क्या करेगा? प्रोफाउंड स्ट्रक्चरल चेंज करेगा इंडिया के गवर्नेंस सिस्टम और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर। इसके कारण भारत की पूरे विश्व के अंदर एक नई इकोनॉमिक पावर के रूप में ग्रोथ होने की पूरी संभावना है। जुपिटर क्या करेगा? जुपिटर का एसेलरेटेड मोशन आ रहा है, ये बड़ा यूनिक सा मोशन है। जुपिटर क्या करता है? एक भाव के अंदर 1 साल रहता है, लेकिन अब की बार जब ये मिथुन राशि में जाएगा, मिथुन राशि में जाने के कारण ये क्या करेगा? वहां पे 6 महीने में ही पार कर जाएगा। लेकिन ये 6 महीने में जो पार करके कर्क राशि की तरफ जा रहा है, तो कर्क जुपिटर की उच्च की राशि है। तो ये अगले 6 महीने उच्चाभिलाषी हो जाएगा, अपनी उच्च के हाउस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ये जब जो भी प्लेनेट अपने उच्च के हाउस की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो वो एक अच्छा रिजल्ट देता है। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल डिक्टम है। तो इसके कारण हमें ऐसा लग रहा है कि जुपिटर का इस हाउस के अंदर आने के कारण, और ये भारत की जन्म कुंडली के सेकंड हाउस में हो रहा है। सेकंड हाउस किसका हाउस है? स्टोर इनकम का हाउस है, प्रॉस्पेरिटी का हाउस है, फ्रेंडशिप का हाउस है, फैमिली का हाउस है। तो ये इस हाउस के अंदर ये सब चीजें अच्छी करने की कोशिश कर रहा है। और थर्ड हाउस में जहां पे 5 प्लेनेट है, उनकी तरफ बढ़ रहा है। तो इससे भारत की कुंडली के अंदर बहुत प्रॉस्पेरिटी आने की संभावना है। तो इस प्रॉस्पेरिटी के आने की संभावना अगर एस्ट्रोलॉजिकली जुपिटर भी यही इंडिकेट कर रहा है, उधर हमारे लाभ भाव के 6 प्लेनेट भी यही इंडिकेट कर रहे हैं, भारत की फिजिकल बाउंड्री, इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ रही है, तो हमारा शेयर बाजार हर हाल में ऊपर ही जाएगा। इसके नीचे जाने की कोई बड़ी संभावना नहीं है, छोटी संभावना है। 1001 पॉइंट का करेक्शन रूल आउट नहीं करता हूं, क्योंकि टेक्निकल चार्ट पे मुझे पता है कि 23,800 से 24,000 के बीच में जाने के बाद में 1,000 पॉइंट का निफ्टी के अंदर करेक्शन आना जरूरी है चार्ट के हिसाब से। तो जुपिटर का एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सपेंसिव विजन हो जाएगी, नेशन का हॉराइजन बढ़ जाएगा, एजुकेशन में एक्सेलेंस आ जाएगी, प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस हो जाएगी, और स्पिरिचुअल विजडम बढ़ती जाएगी। जुपिटर की अतिचारी या एक्सेलरेटेड स्पीड है, ये एक्सपेंसिव है और बेनिफिक क्वालिटी के यूजुअली एम्प्लीफाई करती है जुपिटर का इन्फ्लुएंस ओवर एजुकेशन, विजडम एंड फिलोसफिकल थॉट्स। जुपिटर का ये सारा जो तेज गति से चलने का काम हो रहा है, ये मिथुन राशि में हो रहा है। मिथुन राशि क्या है?
जेमिनी, जेमिनी के अंदर, जेमिनी कम्युनिकेशन का मालिक है। तो इसलिए जो कम्युनिकेशन रिलेटेड स्टॉक्स है उसके अंदर तेजी की संभावना अगले 6 महीने में काफी ज्यादा है। राहु और केतु बहुत इंटरेस्टिंग से, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है ये। राहु कलयुग का राजा है, शेयर बाजार का किंग है। केतु कहता है बोले यार तुम लोग किस पैसे के चक्करों में पड़े हो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम सबको मैं इस पैसे से मुक्ति देता हूँ, तुम सब लोग साधना करो। तो ये दोनों, राहु और केतु, भारत के मन और मस्तिष्क की जो लड़ाई है, उसके अंदर हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क की लड़ाई को राहु केतु से रिप्रेजेंट किया गया है। ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, कल्चरल इनोवेशन हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशन को छोड़ के मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग पर्सनल लाइफ, मैरिज, अदर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो हमको मॉडर्न, अल्कोहल का प्रचलन बढ़ना, तो इस तरह की जो जिसको हम कहते हैं ना कि ट्रेडिशनल वैल्यूज का डिटोरेशन होना और मॉडर्न वैल्यूज को उसके ऊपर प्रभावी होना, ये सब राहु का इन्फ्लुएंस है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, बहुत सारे नए नए धर्मगुरु बनेंगे, बहुत सारे नए नए धर्मगुरु आके अपना नया धर्म भी चला सकते हैं, जो कि हमें रोज देखने को मिलता ही है। Shifting of Rahu and Ketu represent fundamental realignment of India karmic direction. These shadow planets govern evolutionary impulse and spiritual transformation at individual and collective levels. तो इसके कारण भी हमारे देश के अंदर बहुत मॉडर्न चेंज आएगा। लेकिन जो राहु है वो मीन राशि से निकल के अपनी खुद की राशि कुंभ में जा रहा है। कुंभ का कोनर है शनि के साथ में है राहु। तो जो प्लेनेट अपने खुद के घर में जाता है तो वो बुरा नहीं करता है, तो इसलिए आपने को ऐसा इस ट्रांजिट का भी पॉजिटिव ही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट पे इसका ट्रांजिट का क्या असर पड़ेगा, भाव भगवान से। मैं आपको कितना ही कहानी सुना दूं, कितना ही एक्सप्लेनेशन एस्ट्रोलॉजिकली दे दूं, कितना ही एक्सप्लेनेशन टेक्निकल चार्ट पे दे दूं, लेकिन अगर प्राइस, मैं इस सारे चार्ट, ये सारे एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेटर ये कह रहे हैं कि बाजार ऊपर जाएगा, और प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो भाई भाव भगवान छे, जो प्राइस कह रहा है वही अंतिम सत्य है। इसलिए मैं हमेशा प्राइस स्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट पे स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन को देता हूँ। उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस को, और थर्ड नंबर पे एस्ट्रोलॉजी को और टाइम साइकिल को देता हूँ, क्योंकि जब प्राइस और टाइम मिलता है तभी मूवमेंट आता है। जब हम एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं और प्राइस और चार्ट को दोनों को मिलाते हैं तो हमें एक अच्छा गुड मूव और गुड एंटिसिपेटेड मूव देखने को बाजार में मिलता है। ये जो ग्रांड प्लेनेटरी कंजंक्शन है, ये सारे एक एक प्लैनेट्स के ऊपर एक, जैसे मैंने अभी बताया, भारत के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ 11th हाउस में हो रहा है। पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा है क्योंकि उसके लिए 12th हाउस में हो रहा है। तो आप देख ही लो दोनों कंट्री के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो इस तरह से हर इंडिविजुअल कुंडली के आधार पे इस प्लेनेटरी ट्रांजिट का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। सेक्टरल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है? टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर ग्रोथ होगी। कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर? पुरानी जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी उसमें नहीं। राहु अपने घर में जा रहा है तो इसका रहा है नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को है के अंदर ग्रोथ कराएगा। आपको एग्जांपल बताता हूँ कि टेस्ला का शेयर अभी बहुत बढ़ा और उसके बाद बहुत ज्यादा नीचे गिर गया। ऑलमोस्ट 40% का करेक्शन हो चुका है टॉप से उसके अंदर। तो टेस्ला कह रहा है कि मैं ह्यूमैनॉइड रोबो बना रहा हूँ। जो कंपनी कल तक कार बनाती थी, ईवी के अंदर पूरे वर्ल्ड की मार्केट लीडर है, उसने अपने आप को एक ह्यूमनॉइड रोबो, ड्राइवरलेस कार, ऐसे करके वो अपने आप को एआई कंपनी के अंदर कन्वर्ट करना चाह रही है। तो इस तरह से जो मॉडर्न जो टेक है उसके अंदर हम एआई को फोकस कर सकते हैं, हम ड्रोन एंड रोबोटिक्स को फोकस कर सकते हैं, या मॉडर्न इनोवेटिव टेक को फोकस कर सकते हैं।
फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल है हेल्थ केयर एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन का बोलाबाला होगा। तो उसके कारण हमें अगर कोई ऐसी कंपनी देखने को मिलती है जिसके अंदर ये आयुर्वेद या आयुर्वेदिक कंपनी फोकस को मॉडर्न मेडिसिन के साथ मिला के वो लोग अगर फोकस कर रहे हैं, तो हमें उसको करना है। वैसे भी हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल मैंने अपने रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स की लिस्ट के अंदर भी रखे हैं ये दोनों सेक्टर्स। जो एआई टेक्नोलॉजी है वो भी मेरे रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स की सीरीज के अंदर है। तो मैंने 12 सेक्टर्स ऐसे चुन के अपने चैनल पे वीडियो बनाए हैं जो रिसेशन प्रूफ इन्वेस्टिंग को बढ़ावा देते हैं। उसमें अल्कोहल रिलेटेड स्टॉक्स, गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स, स्टॉक मार्केट, डिपॉजिटरी एंड एक्सचेंज, रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल, लेबोरेटरी, हॉस्पिटल। तो इस तरह के स्टॉक्स हैं जो हमें ऐसा लगता है कि अगर बाजार के अंदर ग्रोथ नहीं भी होगी तब भी अगर ये फ्यूचर के हिसाब से बड़े डिफेंसिव एरिया के अंदर है। अगर आपको इन सब स्टॉक्स के बारे में कोई डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल पे इन्वेस्टमेंट के अंडर में ये सारे स्टॉक्स दिए हुए हैं और उनको आप देख सकते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नाउ। और मुझे ऐसा लगता है कि एजुटेक के अंदर कुछ नया होने वाला है और उसके कारण एजुकेशन रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसके अंदर काफी तेजी देखने को मिल सकती है। जियो पॉलिटिकल असेंडेंट, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भारत का बढ़ता जा रहा है। हम अमेरिका और रशिया के अंदर एक तरह का समझौता कराने के बहुत करीब है और यूक्रेन वॉर को बंद कराने में भारत और मोदी जी की भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता है। भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन, हम पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी पावर्स के अंदर अपने आप को शामिल कर चुके हैं। भारत की डिफेंस फोर्सेस अपने आप को आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव की तरह बढ़ावा दे रही है। तो इसके चलते डिफेंस स्टॉक्स अगले कुछ साल तक भारत के लिए काफी बढ़िया रिटर्न देने वाले स्टॉक्स के अंदर शामिल हो सकते हैं। कल्चरल सॉफ्ट पावर है, सनातन धर्म का पुनरुत्थान हो रहा है जो कि अब भारत को एक यूनिक पोजीशन में रखता है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, दिस प्लेनेटरी कंजंक्शन क्या कर रहा है, भारत का इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है? ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक को मिला रहा है। रूरल टूरिज्म के अंदर बढ़ावा मिल रहा है, रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। हम जो कन्वेंशनल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फूड्स को वापस से लुक आफ्टर कर रहे हैं कि हेल्थ का हम एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ को बढ़ावा देने की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, हेल्थ के जो चार एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल एंड सोशल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, इसमें से हम लोग केवल फिजिकल हेल्थ को ही फोकस कर रहे हैं। हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को, हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं हमारी सोशल हेल्थ को, हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ को। तो सोशल और मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्पिरिचुअल हेल्थ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम लोग बहुत कम फोकस कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम इस चारों, फिजिकल हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज ए वेल्थ, तो फिजिकल वेल्थ मान लें आप उसको, फिजिकल वेल्थ के बाद में मटेरियल वेल्थ मान लें, फिर उसके बाद में अपने को मेंटल एंड सोशल वेल्थ मान लें, और उसके बाद में स्पिरिचुअल वेल्थ मान लें। तो इन चारों वेल्थ को अगर हम प्रॉपर रैशनल तरीके से डाइवर्सिफाई करके, जैसे अपन लोग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं, उसी तरह से अगर पोर्टफोलियो इस हेल्थ और वेल्थ को भी डाइवर्सिफाई करके हम फोकस करेंगे तो हमारी हेल्थ एज वेल एज वेल्थ दोनों ही अच्छी रहेगी। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो भारत की इकोनॉमी फॉरवर्ड लुकिंग रहेगी और ये धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी, जो कि हम देख रहे हैं। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े डिफेंस फोर्सेस, सबसे बड़े हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारा यूथ पॉपुलेशन, हमारी यूथ पॉपुलेशन
एजुकेटेड यूथ पॉपुलेशन के कारण हम लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। कल्चरल रिनेसेंस, सनातन धर्म का पुनरुत्थान, महाकुंभ 2025, और पूरे वर्ल्ड के अंदर हम आर्ट फॉर्म्स के अंदर डांस, म्यूजिक, विजुअल आर्ट के अंदर रिवाइवल, इनोवेशन देख रहे हैं। लिटरेचर, एंशियंट टेक्स्ट को वापस ट्रांसलेट किया जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है, और कंटेम्प्रेरी इश्यूज के अंदर मॉडर्न तरीके से उसके अंदर हम लुक आफ्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत एस्ट्रोलॉजी के प्रति भी बहुत सारे लोगों का नजरिया बदला है। आयुर्वेद के प्रति भी बहुत सारे लोगों का नजरिया बदला है, जो कि इसको पहले केवल फ्लूक माना जाता था, अब इसको एक साइंस की दृष्टि से देख के इसमें लोग बाग कर रहे हैं। फिलॉसफी, वेदांतिक फिलॉसफी एंड अदर ट्रेडिशनल इंडियन फिलॉसफी को भक्ति भक्ति और शक्ति की साधना के अंदर हमारे देश के अंदर वापस से रिगेन कर रहे हैं हम लोग। और पूरे वर्ल्ड के अंदर हम इस तरह की फिलॉसफी को वापस से विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। लाइफ स्टाइल, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस लाइक योगा, आयुर्वेद मेन स्ट्रीम अक्रॉस वर्ल्ड होता जा रहा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड योगा डे मनाया जा रहा है। आयुर्वेद को पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्निशन मिल रही है। आर्किटेक्चर, ट्रेडिशनल डिजाइन प्रिंसिपल इंटीग्रेट हो रहे हैं मॉडर्न सस्टेनेबल बिल्डिंग्स के अंदर। तो दीज प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस, स्पेशली केतु का जो पांचवें भाव पे इफेक्ट आ रहा है, उसके कारण इस तरह के रिनिसेंस देखने को मिलते हैं। ग्लोबल धार्मिक इन्फ्लुएंस, ग्लोबल धार्मिक इन्फ्लुएंस केतु के कारण हो रहा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सनातन धर्म का पुनरुत्थान हो रहा है। पूरे अक्रॉस वर्ल्ड के अंदर सब जगह हम देख रहे हैं कि मंदिर और मंदिरों के अंदर चढ़ने वाले चढ़ावे की गिनती, और मंदिरों के अंदर होने वाली प्रॉस्पेरिटी, रिलीजियस टूरिज्म के कारण इकोनॉमी के अंदर बूस्ट, ये सब आपको इन सब कारणों से देखने को मिल रहा है। चैलेंजेस क्या है भारत के सामने? हमें ट्रेडिशन और इनोवेशन को बैलेंस करना है, क्योंकि रैपिड ग्रोथ फेज को मैनेज करना है कि हम इसके कारण इकोनॉमी के अंदर बहुत स्टेबल तरीके से इकोनॉमी को ग्रो कर सके। भारत इंटरेस्ट रेट कम होने वाली साइकिल की तरफ बढ़ रहा है, और उसके चलते भारत के अंदर कंज्यूमर डिमांड के अंदर अगर हम इंटरेस्ट रेट को बहुत सही तरीके से कम कर पाए और इन्फ्लेशन को काबू में रखेंगे, तो हमारे भारत की जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ जाएगी, और उसके चलते कंज्यूमर सेक्टर के अंदर बहुत बढ़ावा देखने को मिलेगा। क्योंकि भारत की सरकार ने इस साल भी इनकम टैक्स के अंदर जो छूट दी है, उससे जो आम जनता है उसकी परचेजिंग पावर के अंदर इजाफा हुआ है। ग्लोबल टेंशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों। अगले कुछ साल तक अगर कोई रिस्क है शेयर बाजार के लिए, तो वो ग्लोबल वार है। थर्ड वर्ल्ड वार आप मान सकते हो, अगर हुई तो शेयर बाजार क्रैश करेगा। अदरवाइज मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगले कुछ साल तक ये बाजार के अंदर कोई बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बचा हुआ है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सैटर्न क्या करता है? लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी को करता है। वो कहता है कि आप अपनी जो भी ग्रोथ करो वो जेन्युइन तरीके से करो। तो इसको देखने के बाद में ये चैलेंज है। टाइमलाइन क्या है मैनिफेस्टेशंस की? इनिशियल एक्टिवेशन कब होगा? ये जो 6 प्लेनेट जो 29 मार्च को आ रहे हैं उसके कारण होगा। तो ये ऑलरेडी हो चुका है। हम देख रहे हैं ना, भारत के अंदर महाकुंभ हुआ, पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये इन्फ्लुएंस ऑलरेडी अक्रॉस वर्ल्ड देखने को मिल रहे हैं। उधर गाजा से लोग बाग इजिप्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जो इतने सालों से नहीं हुए थे। उधर हूती विद्रोहियों के ऊपर अमेरिका हमला कर रहा है। ईरान ईरान को वार्निंग पे वार्निंग मिल रही है। इधर पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान आजाद होने के कगार पे खड़ा है। नॉर्थ वेस्ट फेटा और खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान अपने अंदर मिलाना चाहता है। तालिबान कहता है ये हमारा हिस्सा है। तो इधर GS जो मूवमेंट है वो कहता है कि हम सिंधु प्रांत को आजादी मिलनी चाहिए। तो ये सब चीजें, डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान हम देख रहे हैं। उधर मिडिल ईस्ट के अंदर कन्फ्लिक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। उधर अमेरिका कह रहा है कि भाई ग्रीनलैंड, डेनमार्क को कह रहा है कि तू ग्रीनलैंड हमको दे दे।
वो इवन ट्रम्प ने तो कनाडा को ऑफर किया कि तुम हमारा एक नया स्टेट बन जाओ। तो ऑल अक्रॉस वर्ल्ड एक्सपेंशन का जो बोर्ड है वो इन 6 प्लेनेट के कारण देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसिव ग्रोथ है, स्ट्रक्चरल रीएडजस्टमेंट है, इवोल्यूशनरी लीप। आप ये देख के, इवोल्यूशनरी लीप है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। जो एलन मस्क की जो कंपनी है, जिसने अभी अंतरिक्ष में इतने दिनों से अटकी हुई अंतरिक्ष यात्री को भारत वापस लेके आया वो, तो पहले कोई सोच नहीं सकता था कि जो काम नासा नहीं कर सकती वो एक प्राइवेट कंपनी करेगी। तो इस तरीके से ये इवोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। ये एक बार फिर मैंने आपके सामने दो कुंडलियां रख दी है। यहाँ पे 12वें भाव के अंदर 6 प्लेनेट इकट्ठे हो रहे हैं पीसीज राशि के अंदर, भारत की जन्म कुंडली है ऊपर। और ये इसके 5th धार्मिक भाव को देख रहे हैं। सेम चेंजेस नरेंद्र मोदी की कुंडली के 5वें भाव में हो रहे हैं। इसमें 5वें भाव में जो ये प्लैनेट्स इतने सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी अपने सत्ता के शीर्ष पे आने के बाद वो अपनी स्वेच्छा से अपने उत्तराधिकारी को अपना राज्य सौंप के शायद राष्ट्रपति बने या संन्यास ले, कुछ भी कर सकते हैं वो। और चूंकि ये 6 प्लेनेट उनके लाभ के भाव को देख रहे हैं, जहाँ पे केतु है, तो और बचे हुए 2 प्लेनेट जो है वो भी उस भाव लाभ के भाव को देख रहे हैं, तो जो भी ट्रांजिशन होगा उसमें नरेंद्र मोदी को लाभ होगा। इसलिए मैं ये नहीं मानने को तैयार हूं कि वो सीधे सीधे संन्यास ले लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो राष्ट्रपति बनेंगे और भारत के वो इस डिफिकल्ट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में एक गाइडिंग फोर्स की तरह भारत के ऊपर अपना हाथ रख के रखेंगे। नरेंद्र मोदी की इस कुंडली के बाद में एस्ट्रोलॉजिकल डेस्टिनी क्या है भारत की, इसको देखते हैं। क्योंकि जो हमारा शेयर बाजार नेक्स्ट 5 साल के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, नेक्स्ट 5 ईयर होराइजन तो एटलीस्ट रखोगे ही। तो उसके अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, 6 प्लेनेट जो 11th हाउस में आ रहे हैं उसमें अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को बेनिफिट होगा। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के अंदर भारत पुराने जमाने में अगर देखा जाए तो हम लोग टेक्सटाइल के किंग थे। जब पूरा वर्ल्ड जिनके पास कपड़े पहनने का कोई शऊर नहीं था, जहाँ पे कपड़ों के बारे में कोई जान पहचान, कोई नॉलेज नहीं थी, तब भारत के अंदर सिल्क से लेके कॉटन और एक से बढ़ के एक टेक्नोलॉजी के क्लॉथ अवेलेबल थे। कल्चरल रिनेसेंस होगी, 5th हाउस के अंदर केतु है, तो सनातन धर्म का पुनरुत्थान होगा और ये भारत की कल्चरल हेरिटेज को और धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देगा। जियो पॉलिटिकली भारत बहुत स्ट्रांग होकर उभर रहा है। हम पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ग्लोबल पावर की तरह अपने आप को देख रहे हैं। हम भारत एक बहुत स्ट्रांग मिलिट्री माइट की तरह अग्रसर हो रहा है। और भारत की जियो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उसमें भी इजाफा देखने को मिल सकता है, और भारत सबसे बड़ी बात है विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हो रहा है। हम स्पिरिचुअल लीडरशिप ले रहे हैं। इसी के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इस प्लेनेटरी कंजंक्शन जो 6 प्लेनेट का हो रहा है, इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। भारत के लाभ भाव में ये प्लेनेटरी ट्रांजिट ट्रांजिट हो रहा है, और उसके चलते शेयर बाजार के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इस प्लेनेटरी अलाइनमेंट का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है जो हमारे सामने है। हम अकेले इसको नहीं देख रहे हैं। और ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे हम अपने आप पे, हमने भारत पे, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर विश्वास रखेंगे, तो हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा। हम इस तरीके से हमारी लाइफ को अग्रसर कर सकते। धन्यवाद दोस्तों। मुझे आशा नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी, और आप सबके मन में जो इस प्लेनेटरी ट्रांजिट के कारण बहुत डर का माहौल था उसको मैंने दूर करने में
काफी काफी हद तक सफल रहा हूँगा। एक बार फिर टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह की तरफ से मैं आप सबका इस टॉक को यहाँ तक सुनने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, और पुनः रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन और इस तरह की नॉलेज को आप तक पहुंचाने के लिए इंसेंटिव मिलता रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। माँ भवानी आप सबके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहे। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 29 तारीख अमावस्या का दिन है, शनि अमावस्या का दिन है। शनि अमावस्या का जो दिन है वो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। इस ऑस्पिशियस दिन अगर हम लोग भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो हमें मन में शांति मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ने का बहुत अच्छे चांस रहेंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग रिलीजन और प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उनसे 29 तारीख अमावस्या, सूर्य ग्रहण, शनि अमावस्या और 6 प्लैनेट ट्रांजिट, केतु को देखते हुए 8 प्लैनेट, इस तरह का बहुत रेयर संयोग है। तो ये दान, जप और पूजा पाठ के लिए एक बहुत उत्तम समय है, और आप सब लोग इस समय का सदुपयोग करें और अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाएं। इसी कामना के साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, जयपुर से आपसे विदा लेता हूं। शुभ रात्रि।